ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और दूसरे सेगमेंट पे हम अपने कार्यक्रम हेलो डॉक्टर को लेकर आए हैं आपके पास। वादा रहता था आपसे कि एक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है समाज के प्रति, आपके प्रति, क्योंकि एक कोरोना काल में बहुत जगह ओपीडी सेवाएं बंद है, डॉक्टर्स हैं नहीं, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारे उनके सवाल होते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और वो पहुंच नहीं पाते। तो हमने तय किया था कि हम कोशिश करेंगे इतवार को या शनिवार को भी कि कुछ डॉक्टर से आपको हम जोड़ें, मुखातिब करवाएं, ताकि आप चीज़ों को, आप जो भी मन में आपकी शंका है या सवाल है उसका समाधान आप पा पाएं। दरअसल आज हर एक शख्स के जुबान पर कोरोना वायरस का नाम है। सच्चाई यही है कि इस वायरस से हमें डरने की नहीं बल्कि इससे लड़ने की जरूरत है। हमने लड़ाई लड़ी और देखिए कोरोना काफी हद तक नियंत्रित हुआ है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, हालांकि तीसरी लहर की चर्चा भी शुरू हो गई है। न्यूज 11 भारत पर आज के कार्यक्रम हेलो डॉक्टर पर आप भी एक्सपर्ट डॉक्टर से अपने हर सवाल का जवाब जान सकते हैं, कोरोना को लेकर भी और कोरोना की तीसरी लहर को भी लेकर भी। एक रिपोर्ट पहले लेकर देख लेते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, तीसरी लहर की चर्चा शुरू। ये लहर कब आएगी इसका ठीक अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल, लेकिन सावधानी और सतर्कता से घट सकता है संक्रमण का खतरा। बच्चों की सेहत से जुड़ी समस्याओं पर रखें खास ध्यान। किसी भी तरह के लक्षणों पर चिकित्सकों से ले सलाह। पूरे देश में फैली कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर की चर्चा शुरू हो गई है। ये लहर कब आएगी इसका ठीक अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है, लेकिन डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये वायरस भविष्य में बच्चों को कैसे संक्रमित करेगा। बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार अधिकतर बच्चों को होने वाले संक्रमण के लक्षण मामूली हो सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अस्पताल की जरूरत होगी। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए पूरी सावधानी के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। साथ ही बच्चों की सेहत से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या होने पर चिकित्सकों से जरूर सलाह लेनी चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। बच्चों के लिए टीका का ट्रायल चल रहा है, लेकिन इस दौरान जब तक बच्चों के लिए टीका शुरू नहीं होता, बच्चों के साथ बड़ों को भी सावधानी बरतनी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो तीसरी लहर, उसका कहर आएगा नहीं आएगा, ये कहर बर पाएगा या नहीं बर पाएगा, ये तो अभी भविष्य में है, लेकिन तैयारियां तो की जा रही है अभी से और सतर्क आपको रहना ही होगा, क्योंकि देखिए दूसरी लहर का भी अंदाजा कहां था किसी को, लेकिन ये आया और इतने लोगों को काल कवलित करके ले गया, इतने लोग प्रभावित हो गए इससे। तो तीसरी लहर कैसी होगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान जुड़े हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक रंजन रांची से, उनसे जानेंगे कि तीसरी लहर को लेकर हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, तमाम चीजें। तो सबसे पहले अभिषेक रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। ओके, थैंक यू। आपका भी और आपके दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर साहब, पहली चीज तो यही, जैसे आपने जी, पहला सवाल ही हमारा यही रहेगा कि तीसरी लहर आएगी या एक आशंका है, या वैज्ञानिक आकलन और गणना के बाद इसकी आशंका जताई गई है? देखिए, तीसरी लहर तो आना ही है, ये तो इसकी आशंका नहीं है, लहर आएगी। अब कितनी इंटेंसिटी से आएगी ये इसकी कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि देखिए एक लहर जो होती है ना, समुद्र की लहर, वैसी वेव आ रही है। जैसे फर्स्ट आई, सेकंड आई, थर्ड भी आएगी। थर्ड वेव क्या सेकंड वेव से ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, वो तो भविष्य बताएगा, समय बताएगा। तो थर्ड वेव तो आना ही है और उसकी तैयारी हमको करना चाहिए। और थर्ड वेव में हम ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि पीडियाट्रिक जो बच्चे हैं वो ज्यादा प्रभावित होंगे। ये सच भी हो सकता है, क्योंकि उस समय तक ज्यादातर एडल्ट जो होंगे उसको वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। तो ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप जो है ना वो बच्चे हैं। तो हमको उनके बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारी तैयारी उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जी अभिषेक रंजन जी, और हो सकता है कि उसमें एडल्ट का जी अभिषेक रंजन, बिल्कुल निश्चित बात आपने कही कि इंटेंसिटी क्या होगी ये तो हम तय नहीं कर सकते, लेकिन लहर आएगी ये तो वैज्ञानिक की गणना के आधार पर आप लोग कह रहे हैं, आशंका है। अब ये बताइए कि जो बच्चे होंगे
अगर उनके लिए भी वैक्सीन जो की बात की जा रही है, उसका ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल शुरू भी हो चुका है, कई देशों में लगने भी लगा है, अगर वो वैक्सीनेट हम अभी से कर दें तो क्या इस खतरे से हम बच जाएंगे अभी से? बिल्कुल बच जाएंगे। और उसकी जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होगी उसको हम कम कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि वैक्सीन होने के बाद भी बहुत लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बट उनकी जो सीवियरिटी है, कॉम्प्लिकेशन है, कम हो जा रही है। तो इस बात को मतलब ध्यान में रख के अगर हम वैक्सीन का ट्रायल फास्ट कर दे बच्चों में, और अगर बच्चों के लिए सेफ है, तो वैक्सीनेट करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक बात ये भी कही जा रही है कि चूंकि पेडियाट्रिक्स की बहुत ज़्यादा जो है पेडियाट्रिशियन उनकी ज़रूरत पड़ेगी इस दौरान, तो हमारे देश में जाहिर सी बात है अलग अलग विधा के अलग अलग एक्सपर्ट हमारे पास हैं, तो क्या उनको किस तरीके से कोरोना काल में बच्चों, अगर बच्चे अगर प्रभावित होते हैं तो इनके इलाज के लिए कैसे तैयार किया जाएगा? वो भी उसी तरीके से होगा बड़ों की तरह ही, या कुछ अलग तरीके से बच्चों के लिए उनको तैयार होना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए बच्चे आज भी हम लोग जब कोई भी मेडिकल साइंस है, बच्चे का अलग ट्रीटमेंट है, एडल्ट का अलग है। क्योंकि बच्चे को हम वजन के हिसाब से ट्रीट करते हैं, फिर बच्चे आपके कमांड नहीं फॉलो करते हैं। जैसे एडल्ट को आप बोलेंगे ऑक्सीजन लगा के मास्क रखो, बच्चे नहीं करेंगे, वो निकाल के फेंक देंगे। तो उस सब चीज को सोचते हुए हमको तैयारी करना है। हमको मैन पावर ज्यादा चाहिए बच्चों के लिए, पीडियाट्रिक एक्सपर्ट का ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनका डोजिंग से लेके उनके रख रखाव बिल्कुल डिफरेंट है एडल्ट से। और हमको ये सब सोच के ही उसके हिसाब से मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को तैयार करना होगा। बिल्कुल, जमशेदपुर से सरिता एक दर्शक हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ रही हैं, अपना सवाल आप रखिए सीधे। हेलो जी सरिता जी, अपना सवाल रख सकती हैं आप। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। मेरा सवाल यही है कि कुछ जैसे कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हम मेरा क्या है वही है HIV, जो HIV नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो डबल सिंड्रोम जो रहता है, लिब्रास एक दवा है खाते हैं उसके लिए। तो अब पेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, साइंस है, तो क्या ऐसे माने जैसे हम हैं हमेशा गैस का दवा लेते हैं, हाँ, तो क्या ऐसे लोग को वैक्सीन लेने में कोई साइड इफेक्ट आने का डर है? आप अपनी समस्या एक बार फिर से बता दीजिएगा, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ रही है। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिएगा। देखिए, हमको 3 प्रॉब्लम मेन है, क्रॉनिक है, ये 20 साल का मेरा है, मेडिसिन लेते हैं, एक दवा तो गैस की डेली लेते हैं, क्योंकि गॉलब्लैडर रिमूव हो चुका है मेरा। दूसरा मेरा है कि हम वही इरिटेबल बबल सिंड्रोम IBS के पेशेंट हैं, दूसरा पाइल्स के पेशेंट हैं, दो है और ये ब्लीडिंग वाला पाइल्स है, और इसके लिए 3 दवा लेते हैं। गैस की गोली ठीक है, मैं समझ गया। डॉक्टर साहब, एक बात, एक सरिता जी हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारे जैसे कि पाइल्स से लेके बहुत सारी चीजें, गैस, डायबिटिक, तमाम तरह के मल्टी आप कह सकते हैं डिसऑर्डर्स मतलब हैं, मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं उनको, और बहुत सारी दवाइयां उन्हें लेनी पड़ रही है रोज की रोज। क्या वैक्सीन वो ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं, बिल्कुल वैक्सीन सेफ है। और ज्यादातर आप इस तरह का अगर बीमारियां हैं तो आप जरूर वैक्सीनेट होइए, क्योंकि आपके लिए ज्यादा खतरा है कोविड। तो बेहतर है कि आप कोई भी वैक्सीन जो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है उसको आप लगवाइए, और जो वैक्सीन लगवाने के बाद कम से कम 1 महीने तक बाहर मत निकलिए, मास्क यूज करिए, और उसके बाद जब सेकेंड डोज हो जाए तब आपकी इम्यूनिटी अच्छी से बनती है। चलिए, बिल्कुल। तो सरिता जी, आपका जवाब आपको मिल गया होगा, वैक्सीन आपको जरूर लेना है। और इसी तरीके से देखिए, हमने फोन लाइनें भी खोल दी हैं और फोन नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप डॉक्टर अभिषेक से सीधा पूछ सकते हैं। कोई भी मन में शंका हो, खासतौर से कोरोना से जुड़ी हुई, तीसरी लहर से जुड़ी हुई, वैक्सीन से जुड़ी हुई, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, इस दौरान एक काम जरूर आप कीजिए कि टीवी सेट का वॉल्यूम कम कीजिए, ताकि आप बातचीत हमारे बीच में जो हो वो उसमें कोई दिक्कत, तो इंटरप्शन ना हो किसी तरीके का। क्योंकि आप हमसे सवाल पूछेंगे, फिर आप टीवी सेट पर अपना आवाज को सुनेंगे, तो बेहतर है कि पहले आप अपना सवाल पूछ लें, फिर डॉक्टर साहब जो जवाब दे रहे हैं उसको आप टीवी सेट पर सुनिए।
मुकुल हैं जमशेदपुर से, डॉक्टर अभिषेक उनका सवाल है। मुकुल, अपना सवाल आप रखें। जी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे जानकारी चाहिए था जी। कि अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड है और उसके संपर्क में आने के बाद कितने दिन के बाद वो इन्फेक्टेड हो सकता है, इसका कितना दिन में रिएक्ट होता है और कितना दिन में रिएक्शन सामने आता है कोविड का? जी चलिए, बिल्कुल मुकुल जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। डॉक्टर अभिषेक, इनका कहना है कि अगर कोई संक्रमित है, आप उसके कांटेक्ट में आ गए हैं, तो कितने दिनों बाद सिम्टम्स आ सकते हैं, यानी कि संक्रमित होने के चांसेस रहते हैं? जनरली 1 वीक के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं ज्यादातर पेशेंट में, कि अगर आप किसी से कांटेक्ट में, तो विद इन अ वीक आपको सिम्टम्स आ जाएगा, फीवर या हेडेक या वीकनेस। और कभी कभी कोई में हो सकता है कि वो दूसरे हफ्ते में भी आ सकता है, बट ज्यादातर 1 वीक के अंदर में ही आ जाते हैं। अगर 1 वीक से के बाद अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, तो अधिकतर लोग को शायद उससे कोई इन्फेक्टेड नहीं हुआ होगा या उस कोविड से वो इम्यून होंगे। लेकिन कुल मिला के जांच करवा लेनी भी जरूरी है, ये बिल्कुल आप तय कर लीजिएगा। क्यों डॉक्टर साहब, ये भी तो सही है ना कि जांच तो कम से कम करवा ले, शंका होते ही हो। हाँ, बिल्कुल। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो अपने आप को आइसोलेट करिए, और आप अगर हो सके तो आरटीपीसीआर कराइए, तब ये आपके भी शंका मिटे और आपसे फर्दर किसी को इन्फेक्शन ना फैले। बगोदर से दस्तगीर जी बहुत हमारे बार साथ सिम्पटोमेटिक भी रहता है। जी दस्तगीर जी, अपना सवाल आप रख सकते हैं डॉक्टर साहब से। जी मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहता हूँ जी जी कि अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है तो वो कितने दिनों के बाद वो वैक्सीन ले सकता है? डॉक्टर साहब, बहुत ही सामान्य सवाल, और ऐसे सवाल बहुत से लोगों के होते हैं। कोविड पॉजिटिव कोई हो गया है तो कितने दिनों बाद उससे वैक्सीन लेना चाहिए, नेगेटिव होने के कितने दिनों बाद? बिल्कुल, जैसे हमारा गाइडलाइन बोल रहा है, अभी जो आईसीएमआर ने बताया है कि 3 महीने के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। बहुत बार आप 6 महीने तक के बाद भी वैक्सीन लगा सकते हैं। तो आप एटलीस्ट 3 महीने वेट कर सकते हैं, उसके बाद वैक्सीनेट हो जाइए। नेगेटिव होने के 3 महीने बाद कम से कम। जी बिल्कुल जी। हाँ। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों के सवाल लगातार आ रहे हैं, और बहुत शुक्रिया भी आपका कि आप जुड़े, बहुत कीमती समय दिया है। तो तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि सवाल आप पूछिए, और सवाल ऐसे सवाल जो कि कोई सवाल दर्शक पहले पूछ चुका है तो वो सवाल दोबारा ना पूछे। बहुत ही कीमती वक्त होता है हमारे डॉक्टर्स का, फ्रंटलाइन वॉरियर्स है ये, तो इसलिए अगर किसी का सवाल में किसी दूसरे का सवाल छुपा हुआ है तो दोबारा आप फोन करने की कोशिश ना करें, ताकि फोन एंगेज होता है। रांची से काजल सोनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका सवाल क्या है वो खुद पूछे। सोनी जी, अपना सवाल पूछिए आप। काजल, मुझे सवाल ये पूछना है कि मेरे फादर इन लॉ, उनका एक साइड का पूरा बॉल पेटा वो सूखा हुआ है, वो हार्ट पेशेंट है, तो क्या वो इंजेक्शन ले सकते हैं? जी हार्ट पेशेंट थे, क्या हुआ, बाईपास हुआ है? हाँ, मतलब एक साइड का सूखा हुआ है, पाया साइड का सूखा हुआ, ठीक है। डॉक्टर साहब, हार्ट के पेशेंट हैं, एक तरफ का हार्ट सूखा हुआ सा बता रही हैं, कुछ समस्या होगी, शायद कोई बीमारी होगी, कोई एक्चुअली उनका नस जो नहीं, उनको कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगा, उसी को उन्होंने बताया होगा। हाँ, तो वैक्सीन क्या वो दिलवा दे अपने पिता को? बिल्कुल बिल्कुल, आप वैक्सीन दिलवा सकते हैं, वैक्सीन सेफ है। आप कोई भी कोवैक्सीन या कोविशील्ड चूज कर लीजिए, तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस तरह के पेशेंट में बिल्कुल दिलाना है। हाँ, लेकिन दिलाने के बाद जो आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में वहीं पे रुकिएगा। हाँ, और जो वहां के आपके वैक्सीन के समय जो भी वैक्सीनेट कर रहे होंगे उनका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिएगा। चलिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी दर्शकों का लगातार और बार बार आ रहा है कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इसको लेकर भी थोड़ा सा असमंजस, थोड़ा सा भ्रम सा है लोगों के मन में कि कौन सा बेहतर है, किसका रिजल्ट बेहतर होगा। क्या इसको लेकर भी कुछ है मेडिकल जगत की ओर से कहा जा रहा है, या फिर ये बस मन का एक वहम है या भ्रम है एक तरीके का? देखिए, दोनों वैक्सीन अच्छे हैं। कोविशील्ड के बारे में हमें ज्यादा जानकारी है, क्योंकि वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वैक्सीनेट हुए हैं। यूरोप में हर समय उसका ट्रायल हो रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट हम ज्यादा जान रहे हैं, जैसे कि क्लॉटिंग और ब्लीडिंग का रहता है। तो इसलिए हम लोग को मन में संशय है कि भाई अब इसको क्लॉटिंग या ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, बट वो बहुत ही कम लोगों में है।
और कोवैक्सीन अभी ट्रायल में चल रहा है, तो इसका एडवर्स इफेक्ट को अच्छे से हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ, वो कुछ विगत मतलब 1-2 महीने में उसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो बेहतर है आप दोनों वैक्सीन को चूज कर सकते हैं। कोविशील्ड के साथ ये है कि कोविशील्ड में आपका जो इंटरवल है वो काफी लंबा इंटरवल कर दिया है, तो सिंगल डोज में भी इफेक्टिव हो रहा है वो, मतलब और अगर 1 महीने के बाद अगर सिंगल डोज रहता है तो भी वो इफेक्टिव अच्छा काम कर रहा है। और कोवैक्सीन के लिए आपको 28 डेज के इंटरवल पे आपको लगाना पड़ेगा 2 वैक्सीन। बिल्कुल, दोनों सेफ हैं और दोनों इंडिया के लिए बेहतर हैं। हमारे जो लोगों में ऑलरेडी हमने 13-14 करोड़ लोगों को लगाया है, उसमें से बहुत कम लोगों को इस तरह का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है। ज्यादातर हेडेक और बुखार थोड़ा रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। धनबाद से सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, अपना सवाल आप रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब से मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि मैं आपको 11 अप्रैल को मैंने फर्स्ट वैक्सीनेशन कोविशील्ड का लिया था। उसके बाद मैं फिर 11 मई को दोबारा कोविशील्ड का सेकेंड डोज लिया। पर उसके बाद सर 1 हफ्ता तक मैं अपना वर्किंग आवर जो था, मैं काम अपना जो भी मार्केटिंग का करता हूँ वो करता रहा। पर सेकेंड वीक के बाद मुझे वीकनेस महसूस होने लगा। तो उसके बाद क्या मैं ताकत वगैरह का कैप्सूल भी ले रहा हूँ, विटामिन सी का दवा भी खा रहा हूँ, पर जो वीकनेस है वो दूर नहीं हो रहा है। चलिए, तो हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब से हम जान लेते हैं कि वजह क्या रही है। करीब 1 महीने के अंतराल में 11 अप्रैल को इन्होंने पहला डोज लिया था कोविशील्ड का, और फिर 11 मई को इन्होंने दूसरा डोज भी ले लिया है। लेकिन पहले डोज के बाद कुछ नहीं हुआ। दूसरे डोज के बाद डॉक्टर साहब जो सूरज हैं उनको 1 सप्ताह के बाद से कमजोरी थोड़ी शुरू हो गई है। तो ये क्या वैक्सीन की वजह से ही हुआ है या कुछ अलग कारण भी हो सकता है इसके पीछे? देखिए, इसमें हम 2 चीज सोच सकते हैं। ज्यादातर सेकेंड डोज में अगर इमीडिएट इफेक्ट होता है, मतलब अगले 2 दिन के बाद उनको फीवर उवर हो जाएगा या तो थोड़ा बहुत वीकनेस हो जाएगा, बट जनरली 10 दिन के बाद नहीं होता है। तो एक संभावना ये भी है कि अभी कोविड बहुत चरम सीमा पे है और वैक्सीन लगाने के बाद आप इन्फेक्शन के आपको हो सकता है। तो ये भी जांच करा लीजिए कहीं आपको कोविड का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। अगर कोविड का कहीं इन्फेक्शन होगा उसके चलते होगा, हो सकता है वीकनेस, और ऑलरेडी आपको वैक्सीन पड़ा है तो इसलिए आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं आया होगा, जो ज्यादा सिम्टम्स जो फीवर वगैरह नहीं आया हो। तो ये भी संभावना है और इसके लिए आप RT-PCR करा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से जानकारी डॉक्टर साहब आपसे मिल रही है हम लोगों को, और दर्शकों के सवाल भी जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं। और ये भ्रम की स्थिति लगातार जो बनी थी, उन तमाम भ्रम से आप लोगों को थोड़ा साफ कर दें, चीज़ों को साफ कर रहे हैं। जो हम लगातार तीसरी लहर की जो बात करें डॉक्टर साहब, एक बात जो आती है बच्चों को लेकर होती है कि बच्चों के लिए कस्टमाइज्ड तरीके से बहुत चीज़ें नहीं बनी। मास्क खासतौर से बात करें या फेस शील्ड नहीं बने हैं, तो क्या उसका असर पड़ सकता है बच्चों पर? क्योंकि बच्चे ढीले ढाले किस तरह से मास्क ले रहे हैं, तो ये एक कहें कि एक कमी है क्या हमारे भी, इसकी कमी मान सकते हैं हम? नहीं, देखिए, ये ऐसा नहीं है कि बच्चों का मास्क नहीं बना है। सभी साइज के मास्क है, सभी साइज के हर तरह है बच्चों में, बट उसका प्रोडक्शन कम होगा। अभी हम गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि आप बच्चों के लिए जिस तरह का कंज्यूमेबल है, जैसे मास्क है, उस पे आप ज्यादा फोकस करिए। अगर कहीं कोविड 3rd वेव में बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड होंगे तो हम पहले से तैयारी रखेंगे, तो हमको इस तरह का दिक्कत नहीं होगा जो 2nd वेव में हमने फेस किया था। चलिए, बिल्कुल। अजीत है रांची से एक दर्शक है बच्चों का जी, उनका सवाल आ गया है। अजीत जी, अपना सवाल रखिए आप। हाँ डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि डबल मास्क लगाने के बाद सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होने लगता है, जबकि हम जांच भी करवाए हैं, एंटीजन टेस्ट में हमारा रिपोर्ट निगेटिव आया, तो इसके लिए हम क्या करें? नहीं तो मास्क लगाने के दौरान या मास्क निकालने के बाद? हम सीढ़ी चढ़ते हैं, ऑफिस में सीढ़ी है, तो सीढ़ी चढ़ने के बाद तो पूरा हांफने लगते हैं, फिर मास्क खोलते हैं, उसके बाद घर आते हैं, तो उसके बाद भी कभी कभी ऐसा महसूस होते रहता है। चलिए, बिल्कुल। अभिषेक जी से हम सीधा पूछ लेते हैं। डॉक्टर अभिषेक, एक दर्शक उनका कहना है कि वो डबल मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और काफी हद तक सुरक्षित हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। सीढ़ी चढ़ते हैं तो हांफने लग जा रहे हैं, तो
तो ये मास्क की वजह से है या फिर कुछ दूसरे तरीके से भी उन्हें हाँ, इफेक्ट पड़ रहा बिल्कुल। है सैचुरेशन का? अगर आप डबल मास्क पहनते हैं, अगर डबल मास्क पहनते हैं और सीढ़ियों पे चढ़ेंगे तो जरूर आपको तकलीफ होगा। तो ये तो होगा, चाहे आप हेल्दी भी होंगे तो भी आप अगर सीढ़ियों पे चढ़ते हैं डबल मास्क पहन के, तो आपका जो ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट होता है बॉडी का, वो उतना नहीं मिलता, इसलिए आपको वीकनेस होता है या आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। तो वो उसके लिए मन में भ्रम निकालिए। आप अगर आपको लगता है कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित हैं। और अभी तो काफी कम संख्या में कोविड आ रहे हैं, तो आप उसको, बहुत लोग क्या अभी ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, आप प्रोटेक्शन लीजिए अच्छे से, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तीसरी लहर को लेकर सलाह आपकी या कहे कि सुझाव दर्शकों के लिए कि वो किस तरीके से इसको लेकर तैयार रहें? दर्शकों से मेरा यही सुझाव है कि आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि हम खुद ही इन्फेक्शन घर पे लाते हैं। बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं अभी, तो अगर बच्चों में इन्फेक्शन कौन फैलाएगा? वो हम ही लोग होंगे। तो हम लोग को प्रिकॉशन लेना है, हमें मास्क पहनना है, और हमको जो भी प्रॉपर गाइडलाइन है कोविड के लिए, एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको फॉलो करना है। तभी हम तीसरी लहर में अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे। और यही सब मूल मंत्र है कि अगर आप मतलब दृढ़ निश्चय करिए कि हम तो घर में नहीं लाएंगे इन्फेक्शन, और हम फॉलो करेंगे, तो देश भी बचेगा, हमारे बच्चे भी बचेंगे, राज्य भी बचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक, हमारे साथ जुड़े आप, बहुत ही कीमती वक्त दिया और बहुत सारे सवालों का जवाब आपने दिया, जिसको लेकर लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, वहाँ अपोह में थे लोग, लेकिन बहुत सारे सवालों का आपने बहुत ही आसान शब्दों में सबका जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप, और दर्शकों के बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरीके से जब भी हम हेलो डॉक्टर लेकर आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें फ़ोन करें और राय आप डॉक्टर से लें, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान डॉक्टर्स बैठ नहीं रहे हैं। तो हमारी कोशिश है और हमारी गुजारिश पर ही आप दर्शकों के लिए हम इन डॉक्टर्स को अपने साथ लाते हैं ताकि आप घर बैठे सलाह ले पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो हमारे साथ जुड़े, दर्शकों को और डॉक्टर अभिषेक आपको भी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर चलता रहेगा। नमस्कार।